नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा सिंह, बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर से। आज हम बीए तृतीय वर्ष में जो लगी हुई पुस्तक है रघुवंश, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में रघुवंश महाकाव्य का छठा सर्ग लगा हुआ है, निर्धारित किया गया है। तो जब इस सर्ग को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी चर्चा कालिदास और उनके काव्यों के बारे में कर लेते हैं। तो अगर हम देखें कि कालिदास के बारे में सब कोई जानता है, सब कोई उनके ग्रंथों के बारे में जानता है, लेकिन थोड़ी सी उनकी जीवन वृत्त क्या है, वो किस समय में हुए, काल क्या था उनका, इसके बारे में हमेशा से ही वो विवादास्पद रहे हैं। संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि तथा नाट्यकार कालिदास के काव्यगत उत्कर्ष की समीक्षा को छोड़कर उनके विषय में सब कुछ विवादास्पद है। उनका जीवन वृत्त कतिपय दंत कथाओं के रूप में है। स्थान और काल की खींचतान आज भी चल रही है। उनके मूल स्थान और कर्म क्षेत्र को लेकर आज भी साहित्यकारों में विवाद है। काल को लेकर शताब्दियों का अंतराल माना जा रहा है तथा कालिदास के नाम से संस्कृत में कई रचनाओं का निरूपण किया गया है। राजशेखर ने तो श्रृंगार रस की रचना करने वाले कालिदास नाम वाले 3 कवियों का निर्देश किया है। एको अपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। संप्रति कालिदास के नाम से प्रायः 40 रचनाओं का निर्देश मिलता है, किंतु इनमें मूल एवं प्राचीन कालिदास की 7 रचनाएं ही प्रमाण सिद्ध हैं। इनमें 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव तथा रघुवंश। इनके अतिरिक्त 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास ने 2 गीति काव्य भी लिखे थे, ऋतुसंहार तथा मेघदूत। अन्य रचनाएं परवर्ती कवियों के द्वारा लिखी गई हैं, जैसे श्रृंगार तिलक, श्रुतबोध, राक्षस काव्य आदि। तो ये जो मूल 7 ही जो ग्रंथ हैं वो सर्वमान्य हैं कि ये कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। जीवन वृत्त के संबंध में भी कालिदास के अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। उन्हें परंपरा से विक्रमादित्य नामक राजा की सभा के नवरत्नों में अन्यतम माना गया है, किंतु जिन रत्न स्वरूप कवियों विद्वानों की गणना उनके साथ की गई है, जैसे धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घट्टकरपर, वराह मिहिर तथा वररुचि, वे विभिन्न कालों के हैं या अस्पष्ट काल वाले हैं। विक्रमादित्य की पहचान भी कठिन है। भोज प्रबंध नामक जो कथा ग्रंथ है में धारा नरेश भोज की राजसभा में संस्कृत के सभी कवियों को दिखाया गया है, जिनमें कालिदास मुख्य थे। एक किंवदंती यह भी है कि कालिदास सिंहल नरेश कुमारदास के मित्र थे और उनका अंतिम समय लंका में ही बीता, जहां एक वेश्या ने धन लोभ में उनकी हत्या करा दी। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास बालावस्था में अत्यंत मूर्ख थे। पंडितों ने षड्यंत्र करके उस समय की श्रेष्ठ विदुषी किंतु ज्ञान गर्विता विद्योत्तमा का विवाह उनसे करा दिया। मौन शास्त्रार्थ में कालिदास से विद्योत्तमा की पराजय दिखाई गई, किंतु विवाह के अनंतर पत्नी से अपमानित हो कालिदास ने काली की उपासना की और पुनः विदुषी पत्नी के पास विद्यामंडित होकर पहुँचे। पत्नी ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अर्थात वाणी में कुछ विशिष्टता आ गई क्या? इस पर कालिदास ने प्रश्न के प्रथम 3 शब्दों से आरंभ करके क्रमशः कुमार संभव, जहाँ उस ग्रंथ की शुरुआत होती है अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा, फिर दूसरा ग्रंथ मेघदूत लिखा जिसकी शुरुआत होती है कश्चित शब्द से कि कश्चित कांता विरह गुरुणा, और तीसरा रघुवंश जिसकी वाग जो शब्द था वाग विशेष है, उसमें से वाग लेकर वागर्थावेव संपृक्तौ नामक काव्यों की रचना की। इन किंवदंतियों में इतिहास का अंश नहीं,
अपितु मनोरंजन की क्षमता अवश्य है। उनके ग्रंथों के अनुशीलन से परोक्षतः यह ज्ञात होता है कि कालिदास जन्म से ब्राह्मण तथा शिव भक्त थे। उनमें धार्मिक सहिष्णुता थी, क्योंकि शिव के अतिरिक्त विष्णु आदि अन्य देवताओं की वंदना भी उन्होंने की है। शिव की अष्टमूर्ति रूप की चर्चा कालिदास ने विशेष रूप से की है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को कालिदास एक ही परमेश्वर के कार्यभेद से भिन्न रूप मानते हैं। यद्यपि शैव धर्म के किसी विशेष संप्रदाय से कालिदास को जोड़ने में डॉक्टर मिराशी कठिनाई मानते हैं, किंतु डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने शिव के नामों में पशुपति, भूतनाथ, भूतेश्वर का प्रयोग देख उन्हें पाशुपत संप्रदाय से संबद्ध माना है, किंतु यह कोई दृढ़ आधार नहीं है। वस्तुतः धर्म के विषय में कालिदास की दृष्टि उदार थी। ब्राह्मण धर्म के उदात्त पक्षों में उनकी आस्था थी। का रघुवंश में भारत के भौगोलिक वर्णनों से अनुमान होता है कि कालिदास ने भारत की विस्तृत यात्रा की थी। उनके भौगोलिक वर्णन यथार्थ और स्वाभाविक हैं। हिमालय और उज्जैनी के प्रति उनका विशेष आकर्षण था, किंतु कोई संकीर्ण क्षेत्रीय भावना उनमें नहीं मिलती है। कालिदास का भौतिक जीवन सुखमय था। उनके ग्रंथों में जीवन के कष्ट, निर्धनता आदि के वर्णनों का अभाव रहने से अनुमान होता है कि उन्हें अर्थ कष्ट नहीं था। उन्हें राजकुलों से परिचय तथा संबंध था। उन्होंने विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जैसे वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, चिकित्सा शास्त्र, संगीत, ज्योतिष, व्याकरण, छंद आदि। जीवन को आनंदमय देखना कालिदास का जीवन दर्शन था। स्त्री सौंदर्य का वर्णन करने पर भी वे कामुक जीवन को श्रेयस्कर नहीं मानते। आध्यात्मिक और तपोमूलक प्रेम ही उनकी दृष्टि में आदर्श प्रेम है। शारीरिक सौंदर्य पर आश्रित प्रेम वास्तविक नहीं होता। कालिदास के निवास स्थल के रूप में काशी, बंगाल, विदर्भ, विदिशा, अयोध्या, मिथिला, कश्मीर, गढ़वाल तथा उज्जैनी का विवेचन किया गया है। आधुनिक विद्वानों ने अपनी रुचि, मेधा और युक्तियों के आधार पर उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी एक को कालिदास का जन्म स्थान या कर्म क्षेत्र माना है। इनमें सर्वाधिक युक्तियाँ और मान्यता उज्जैनी के पक्ष में है। प्रोफेसर मिराशी, झाला तथा अरविंद का कथन है कि कालिदास ने यद्यपि अनेक नगरों और प्रदेशों का वर्णन किया है, तथापि उज्जैनी के प्रति उनका अद्भुत आकर्षण है। मेघ का मार्ग रामगिरी से अलकापुरी तक दिखाते हुए वे उसे वक्रपंथा, टेढ़ा रास्ता होने पर भी उज्जैनी भेजते हैं तथा वहाँ का लंबा चौड़ा वर्णन करते हैं। कुल 11 श्लोकों में उज्जैनी की अपार संपत्ति, क्षिप्रा नदी के तट की वायु, प्राचीन कथाएं, महाकाल मंदिर, संध्या की आरती में वेश्याओं के नृत्य, रात्रि में प्रियतमों से मिलने के लिए जाने वाली अभिसारिकाएं इत्यादि के वर्णन कवि ने किए हैं। ऐसा हृदयावर्जक वर्णन उन्होंने केवल अलकापुरी का ही किया है। स्मरणीय है कि अलका दिव्य नगरी है, जिसके वर्णन में कवि यथार्थ को छोड़कर कल्पना लोक में प्रविष्ट हो गया है, किंतु उज्जैनी के वर्णन में वास्तविकता है, कवि के अपने अनुभव है। अधिसंख्यक विद्वान इसी मत के समर्थक हैं। कवि का जन्म स्थान जहाँ भी हो, अपने जीवन का एक मुख्य अंश उन्होंने महाकाल की सेवा में उज्जैनी में रहकर बिताया था। उसका अनुभव व्यापक था। भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा उन्होंने अवश्य की थी। तो ये तो थी कालिदास के जन्म स्थान है या उनके बारे में जो भी किंवदंतियाँ प्रचलित थी, उनके ग्रंथ कितने माने गए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा। अगर काल के बारे में अगर हम देखें तो काल के विषय में भी कालिदास का जो काल निर्धारण भी है वो हम निश्चित रूप से नहीं कर पाते हैं। भारतवर्ष की यह विलक्षणता रही है कि गणित में काल गणना की उत्कृष्ट सुविधा होने पर भी तथा इतिहास का सम्यक बोध रहने पर भी साहित्यकारों ने अपने आविर्भाव काल के विषय में मौन धारण किया है। यहाँ व्यक्ति से अधिक उसकी रचनाओं को महत्व दिया गया है। इसके फलस्वरूप किसी साहित्यिक के आविर्भाव काल को जानना प्रत्यक्ष साधनों से संभव नहीं है।
किसी साहित्यकार ने अपने विषय में कुछ लिखा तो इतना ही कि ग्रंथ की पुष्पिका में अपना नाम, गोत्र, माता पिता या गुरु का नाम दे दिया। नाटकों की प्रस्तावना में कहीं कहीं लेखक विषयक सूचना मिल जाती है, किंतु अपने स्थिति काल के विषय में लेखकों का मौन धारण आधुनिक इतिहासकारों के लिए विवाद का कारण बन गया है। कालिदास के काल का निर्धारण करने में सर्वप्रथम पूर्व मीमांसा और पूर्व सीमा और उत्तर सीमा का निश्चय करना आवश्यक है। इन सीमाओं के भीतर ही उनके काल पर विवाद का अवकाश है, बाहर जाकर नहीं। कालिदास के समय की पूर्व सीमा के निश्चय में उनके नाटक मालविका अग्निमित्र से सहायता मिलती है। इस नाटक का नायक शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र है। अग्निमित्र मौर्य वंश का उच्छेद करके मगध साम्राज्य को छीनने वाली सेनापति पुष्यमित्र का पुत्र था। पुष्यमित्र के काल में महाभाष्यकार पतंजलि हुए थे, जिन्होंने उसे अश्वमेध भी कराया था। इतिहासकारों के अनुसार पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। अग्निमित्र का काल 150 ईसा पूर्व माना जाता है, अतः कालिदास इसके बाद ही हुए थे। कवि की उत्तरकाल की सीमा भी निश्चित है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध के 2 प्रमाण ऐसे हैं जिनमें कालिदास का नाम है। प्रथम प्रमाण बाण के हर्षचरित के आरंभ में दी गई कालिदास प्रशस्ति है। बाण हर्षवर्धन के सभा कवि थे। द्वितीय प्रमाण अंकित तिथि के रूप में कर्नाटक राज्य में स्थित ऐहोल शिलालेख में प्राप्त होता है, जिसमें जैन कवि रवि कीर्ति ने अपने को कालिदास तथा भारवी के समान यशस्वी कहा है। इस शिलालेख का समय 556 शकाब्द अर्थात 634 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाल सीमा को कुछ कम करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि 473 ईस्वी में उत्कीर्ण मंदसौर अभिलेख की भाषा शैली पर कालिदास का स्पष्ट प्रभाव सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार कालिदास 150 ईसा पूर्व से लेकर 450 ईस्वी तक अर्थात 600 वर्षों के बीच कहीं सिद्ध किए जा सकते हैं। उपर्युक्त काल सीमा की मर्यादा का पालन करने वाले मत भी दुर्भाग्यवश अनेक हैं। कोई इन्हें ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का मानता है, कोई प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का, कोई 3य शताब्दी ईस्वी का मत है, 4th शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध का मत है, 5वीं शताब्दी ईस्वी का मत है, 6ठी शताब्दी ईस्वी में मानने वाले विद्वानों का मत अब सर्वथा निरस्त हो चुका है। इनके कुछ मतों के समर्थक 1-2 ही विद्वान हैं। संप्रति 2 मतों के बीच ही संघर्ष रह गया है, एक तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत और एक 4th शताब्दी ईस्वी का मत। इसमें जो भारतीय विद्वान हैं वो कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं और अधिकांश जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो कालिदास का काल 4th शताब्दी ईस्वी का स्वीकार करते हैं। तो ये थी थोड़ी सी कालिदास के विषय में संक्षिप्त चर्चा। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम रघुवंश पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए रघुवंश के 6ठे सर्ग का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।